हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15। क्लियर? इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है या फिर जो प्रोजेक्ट्स अभी तक हुए हैं वो सारे के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, पहले जो है इनको स्पार बोला जाता था, ठीक है। जो इसरो है उसको किस नाम से जाना जाता था? इनको स्पार के नाम से। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1962 में। किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। He was instrumental in starting Indian space program under Department of Atomic Energy। किस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये काम करता है, ठीक है। पहले इसको इनको स्पार के नाम से जाना जाता था। Eminent scientist Dr. Vikram Sarabhai also had a big role in development of Indian space program, so is known as। किसे फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को, कि उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है इसके डेवलपमेंट में, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। INCOSPAR was reconstituted on 15 August 1969 as ISRO। INCOSPAR का ही नाम को चेंज कर दिया गया इसरो में। किस तारीख को? तो 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। बेसिकली इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड नवंबर 1963 एट मैरी चर्च, थुम्बा। जितने भी स्पेस प्रोग्राम है उसका सबसे पहले स्टार्ट कब से माना जाता है? तो 1963 से माना जाता है, ठीक है। द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट कब, क्यों माना जाता है 1963 से? क्योंकि हमने सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया 1963 में, ठीक है। तो 1963 में हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, और ये कहां से रॉकेट लॉन्च हुआ? तो TERLS। TERLS का फुल फॉर्म क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यहां से हमने लॉन्च किया, ठीक है। विद द लॉन्च ऑफ 2 स्टेज नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट, और इस रॉकेट का नाम क्या था? तो नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट नाम था, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जितने भी इंटरनेशनल
जितने भी जैसे हमारा इसरो है इंडिया का, वैसे ही हर एक कंट्री का बच्चे अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो विश्व स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन या फिर जो इस सेक्टर में काम करता है उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय महासंघ। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी के प्रेसिडेंट कौन है? तो यूजीन मौरी। ये मत याद करना क्योंकि बहुत सारे अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगी, पॉसिबल नहीं है कि सभी का प्रेसिडेंट आप याद कर पाओ। प्लस यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि आप अगर मान लो 1 साल बाद एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट चीजें नहीं है। इसका मोटो क्या है? कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखना है सभी का, एक तो हेडक्वार्टर और कब फाउंड हुआ, ठीक है। The International Astronomical Federation is the world largest space advocacy bill with कितने मेंबर है यहाँ पर? तो 513 मेंबर है। टोटल कितने कंट्री शामिल है? 77 कंट्री शामिल है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं स्पेस साइंस के सेक्टर में, स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1957, आपको डेट, एग्जैक्ट डेट याद नहीं करना है, ईयर याद रखना है। 1957 में कौन सा स्पेस क्राफ्ट आया? तो स्पुतनिक प्रथम के नाम से आया। ये क्या है? यह पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था, पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था अर्थ का, और इट वाज लॉन्च इनटू एलिप्टिकल लो अर्थ ऑर्बिट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। यही आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट याद करना है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन आप लोग के समझने के लिए दिया गया है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि किस पॉइंट पे, किस लोकेशन पे ये बैठा है। वो किसके लिए पूछा जाएगा? जैसे जो अभी रिसेंट सैटेलाइट्स है, जैसे अभी आपका जो मून में गया था सैटेलाइट, ठीक है, या फिर हमने अभी सन में एक सैटेलाइट भेजा है, आदित्य भेजा है, ठीक है। तो जितने भी रिसेंट सैटेलाइट्स है उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा कि कहां पर वो लैंड हुआ, लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम है, उस पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है। पुराने सैटेलाइट्स के बारे में इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां पर लॉन्च किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में, ये नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मत याद करना, अननेसेसरी चीजों को अपना डिफिकल्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट 1957 में स्पुतनिक 2 आया, ठीक है, स्पुतनिक द्वितीय। ये सेकेंड स्पेसक्राफ्ट था लॉन्च इनटू अर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट टू कैरी अ सोवियत स्पेस डॉग, ठीक है। तो यूएसएसआर का डॉग को लेके गया था, उस डॉग का नाम क्या था? लाइका। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉग को लेके गया था सबसे पहली बार, ठीक है। तीसरा है 1958। 1958 में एक स्कोर नाम का स्पेसक्राफ्ट था। इट्स वर्ल्ड फर्स्ट पर्पस बिल्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पहली बार हम दूर संचार के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कोई सैटेलाइट हमने स्पेस में भेजा था। तो ये पहला, दुनिया का पहला जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। उसके बाद है 1959 लूना तृतीय। ये पहला मिशन था जो कि मून के फोटो खींचने के लिए गया था। इसके पहले कोई भी सैटेलाइट नहीं गया था, ठीक है। फर्स्ट मिशन था जो मून का फार साइड का फोटो खींचने के लिए वहां पर गया था। फिर 1961 वॉस्टॉक प्रथम। अब यहाँ पर बच्चे इसके बीच में और भी सैटेलाइट्स आए, ठीक है। ऐसा नहीं है 1959 से 1961 के बीच में कोई सैटेलाइट नहीं गया होगा, पर फेल हो गया मिशन, ठीक है। जो सक्सेसफुल मिशन है हम उसको पढ़ाई कर रहे हैं। वॉस्टॉक प्रथम, फर्स्ट ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, यूरी गैगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन फ्लाई। ये पहला सैटेलाइट था जो कि पहला रॉकेट था जो कि किसको लेके गया था? एक ह्यूमन को लेके गया था। इसके पहले हम डॉग को भेजे थे, ह्यूमन को लेके गया था। और कौन से ह्यूमन को लेके गया था? तो यूरी गागरिन नाम की महिला थी जो सबसे पहले गई थी 1961 12 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद 1963 वॉस्टॉक 6,
Soviet cosmonaut Valentina Tereshkova became the first woman to travel into space. यहां पर बच्चे देखो, जो यूरी गैगरिन थी वो गई और वापस आ गई, ये कुछ समय तक थी। वैलेंटिना टेरेस्कोवा ये पहली थी जो स्पेस में काफी दिनों तक ट्रैवल की, ठीक है। फिर 1965 इंटेलसैट फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यहां पर हमने भेजा था जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये यहां पर आपका सिर्फ ट्रायल था। ट्रायल के बाद 1958 के बाद 1965 में हमने एक्चुअली रन करने के लिए भेजा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, फर्स्ट कमर्शियल, जिससे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। तो पहला कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? इंटेलसैट था। नेक्स्ट है 1965 में हमने वेनेरा तृतीय भेजा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सोवियत यूनियन के द्वारा। किसे स्टडी करने के लिए? वीनस, शुक्र ग्रह की सतह को स्टडी करने के लिए वेनेरा तृतीय नाम का सोवियत यूनियन के द्वारा उपग्रह भेजा गया था, ठीक है। 1966 लूना 9 पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून में सॉफ्ट लैंड किया। अब आप लोग बोलोगे सॉफ्ट लैंड तो हम लोग किए, हम लोग सॉफ्ट लैंड कहां पर किए? साउथ पोल में किए, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट था साउथ पोल में जो कोई भी नहीं गए थे अभी तक, तो हम उस जगह पर गए थे। सबसे पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग किसने किया? तो सॉफ्ट लैंडिंग लूना 9 ने किया था, ठीक है, मून में पहला सॉफ्ट लैंडिंग। फिर है 1969 सोयूज 4 फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, मानव युक्त अंतरिक्ष यान लेके गया था, ठीक है। 1969 में अपोलो 11 नाम का एक सैटेलाइट था, ये पहला यूएस स्पेस फ्लाइट ड्यूरिंग विच कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन वाज सेकंड टू लैंड ऑन मून एंड वॉक द लूनर सरफेस। अपोलो 11 नाम के स्पेस ग्रह में उन लोग दोनों जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और बुज एल्ड्रिन है, ये दोनों मून के सरफेस में गए थे और वहां पर उन्होंने वॉक किया था, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन 1969 में ये मिशन गया था। उसके बाद 1971 में मार्स द्वितीय नाम का एक स्पेसक्राफ्ट था, किसे स्टडी करने के लिए? तो यहाँ पर मार्स को स्टडी करने के लिए गया था, ठीक है। अनक्रूड, अनक्रूड का मतलब है यहाँ पर मानव नहीं थे, इसमें कोई भी मानव नहीं गया था, ठीक है। 1984 सोयूज T11 it was docked with the Solitude orbital station to conduct scientific and technical studies. First Indian astronaut राकेश शर्मा went to this. इसी मिशन में इंडिया का पहला इंसान राकेश शर्मा जी गए थे सोयूज मिशन में स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे यहां तक जितने भी स्पेस क्राफ्ट थे, इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट थे बच्चे, वो हमने पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट थे, बहुत सारे मिशन थे, लेकिन सभी हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कई मिशन फेल हो गया, जो सक्सेसफुल मिशन था हमने सिर्फ उसी को स्टडी किया है, ठीक है। आपको जो जो मैंने सर्कल किया है वो पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर जो स्पेस एजेंसीज है, स्पेस एजेंसीज में भी आपको लीडर के बारे में याद नहीं करना है, करंट प्रेसिडेंट के बारे में याद नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक आध क्वेश्चन आएगा, छोड़ देना, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सारे अभी स्पेस एजेंसीज में पढ़ाऊंगी, सभी का पॉसिबल नहीं है याद करना। हमें याद किसका करना है? यूएस का याद रखना है, इंडिया का याद रखना है, ठीक है। पहला है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कब फॉर्म हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 1958 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इज द फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम इन जून 2020। कौन सी पहली महिला थी? तो ल्यूडर नाम की पहली महिला थी, 2020 में इसे अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड अरब एमाइरेट स्पेस एजेंसी, ठीक है। हर एक कंट्री का हम स्पेस एजेंसी पढ़ना है हमको अभी। तो ये अरब अमीरात स्पेस एजेंसी है, ये 2014 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अबू धाबी यूएई। सभी का हेडक्वार्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है रोस्कोसमोस। रोस्कोसमोस कहां का स्पेस एजेंसी है? तो आप सभी को पता है यूएसएसआर, रशिया का, ठीक है।
तो सोवियत स्पेस प्रोग्राम है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मॉस्को में हेडक्वार्टर है। अब इसके बाद है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, 1989 को कोरिया का इस एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो देजोन नाम का एक जगह है साउथ कोरिया में, वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कब फॉर्म हुआ, 2003 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो चोफू टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इजराइल स्पेस एजेंसी। इजराइल स्पेस एजेंसी कब फॉर्म हुआ, 1983 को फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो टेल अवीव इजराइल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडिया का, कब फॉर्म हुआ, 1969, 15 अगस्त 1969, जिसने इसका नाम चेंज किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। ठीक है, चेयरपर्सन अभी के फिलहाल 10th चेयरपर्सन कौन थे, एस सोमनाथ। ठीक है, फिर है जर्मन एरोस्पेस सेंटर, इसका कब फॉर्मेशन हुआ, 1969, हेडक्वार्टर कहां पर है, जर्मनी। ठीक है, कोलोन जर्मनी में। अब यहां पर याद रखना सभी का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन भले ही याद ना रहे लेकिन हेडक्वार्टर याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर नेशनल डेट्यूट स्पेशियल, CNES, हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में, कब फॉर्म हुआ, 1961 में। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस, चाइना नेशनल स्पेस का गठन कब हुआ था, तो चाइना नेशनल स्पेस का गठन हुआ था 1969 में और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है CNSA, CNSA का गठन 1993 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बीजिंग में है। ठीक है, उसके बाद है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये कब फॉर्म हुआ, 1989 में, इसका हेडक्वार्टर है क्यूबेक कनाडा में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी 2018 में फॉर्म हुआ और ये एडिलेड साउथ अफ्रीका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 1975 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद है यूके स्पेस एजेंसी और ये कब फॉर्म हुआ था, 2010 में फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो स्वीडन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, स्पेस एक्स 2002 में फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। फिर है जितने इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स जो इंडिया में है उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक करके। पहला स्पेस सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, इसरो के अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि मदद करते हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, कहां पर है इसका लोकेशन, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, it is a leading center of ISRO responsible for design, development and launch vehicle technology। जो लॉन्चिंग के लिए जो हम रॉकेट भेजते हैं, जो लॉन्च करता है, उस लॉन्चिंग व्हीकल का डेवलपमेंट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है URO सैटेलाइट सेंटर, ये कहां पर है, बेंगलुरु में। इसका मुख्य काम क्या है, लीड सेंटर फॉर बिल्डिंग सैटेलाइट एंड डेवलपिंग एसोसिएटेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट को बनाने में और सैटेलाइट को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है उसका सारा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, अहमदाबाद में। इट इज नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस बोर्न एंड एयरबोर्न इंस्ट्रूमेंट, पेलोड एंड देयर एप्लीकेशन। अब जो स्पेस में जाने वाले जितने भी चीज है उनमें जाने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट, जो पेलोड होता है, उन सभी का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। मतलब सैटेलाइट को भेजने के लिए जो भी यंत्र तंत्र की आवश्यकता है वो यहाँ पर डेवलप होता है।
फिर SHAR सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इट हैज द फैसिलिटी फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोसेसिंग स्टैटिक टेक्सचर सॉलिड मोटर लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन। जितने भी डेवलपमेंट है बच्चे, यहाँ पर बेसिकली सभी को आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, सिंपल सा चीज है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है। किसके लिए? सैटेलाइट से रिलेटेड जितने लॉन्चिंग व्हीकल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहां पर है? तो एक आपका तिरुवनंतपुरम में, दूसरा आपका बेंगलुरु में। तो जो लिक्विड रिक्वायरमेंट होता है लॉन्च व्हीकल के लिए, वो लिक्विड कहां पर डेवलप होता है? इस जगह में डेवलप होता है। फिर है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क, ये है बेंगलुरु में, और ये बेसिकली सैटेलाइट का ट्रैक करता है कि सैटेलाइट कहां पर है, ठीक है। फिर है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कहां पर है? हसन कर्नाटक में और भोपाल मध्य प्रदेश में। CGL 2011 CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मुख्यतः काम क्या है? तो मॉनिटर्स एंड कंट्रोल सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट ऊपर पहुंच गया है उस सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। हम के जो सैटेलाइट भेजते हैं 10 साल के लिए भेजते हैं, 15 साल के लिए भेजते हैं, तो वो बेसिकली सैटेलाइट को ट्रैक करते रहते हैं इन लोग। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम में, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ इनर्शियल सिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल। जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इनर्शिया मतलब आपको अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहां पर है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन पूछा गया NTPC 2021 में। ये किससे का रिलेटेड काम करता है? रिसर्च इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब स्पेस साइंस से रिलेटेड ही रिसर्च यहाँ पर होता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, यहाँ पर सैटेलाइट जो है डेटा कलेक्ट करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन अहमदाबाद और दिल्ली में। ट्रेनिंग सेंटर फॉर इंडियन एज वेल इंटरनेशनल साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट बनने वाले हैं, उन सभी का ट्रेनिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। यहाँ पर टेस्टिंग असेंबली इंटीग्रेशन ऑफ लिक्विड प्रपोल्सन, जो लिक्विड हम डेवलप करते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के लिए, उसका यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन के नाम से है। यहाँ पर हमारा एक रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में भारती के नाम से, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, ये भी हमारा रिसर्च सेंटर है इंडिया का अंटार्कटिका में। फिर है मैत्री एंड भारती, ये भी दोनों रिसर्च सेंटर है, जो मैत्री 1989 से अभी तक है और भारती 2012 से खोला गया है। रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में हमारा, हम रिसर्च करते हैं वहां पर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बेंगलुरु में है ये। फिर है अमोनियम परकोलरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट, ये कहां पर है? तो केरल में है। ये किसके लिए होता है? तो इसरो के प्रोग्राम में ये यूज किया जाता है, हर किसी को सप्लाई नहीं होता ये केमिकल। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये मेघालय में है। तो स्पेस जितना भी इसरो का एक नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है वो कहां पर है? मेघालय में, जहां पर डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क होता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिमोट सेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए रिमोट सेंसिंग का बेसिकली डाटा कलेक्ट करते हैं ना ऊपर से, तो वो रिमोट सेंसिंग का काम यहाँ से होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, जहां पर पढ़ाई होती है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एक तो हेड ऑफिस था, अब रीजन्स कहाँ कहाँ पर रीजनल सेंटर है इसके? तो कोलकाता, जोधपुर, नागपुर और बेंगलुरु में, ठीक है। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में। सभी का आपको याद क्या रखना है कि इसका लोकेशन कहाँ पर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ पर है। इसरो लाइसेंस ऑफिस कहाँ पर है? तो मुंबई में।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? बेंगलुरु में है। ये पहला प्राइवेट कंपनी है, 1992 में खोला गया था और ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, आपने सुना होगा बीच में हम जो है कई करोड़ देना पड़ता है, हम स्पेस में जाके एज ए टूरिस्ट हम जा सकते हैं, जैसे हम मुंबई जाते हैं घूमने, लंदन जाते हैं घूमने, हम वैसे ही स्पेस में घूमने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये कहां पर है? तो ये भी बेंगलुरु में है। उसके बाद है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितना भी रिसर्च होता है वो कहां पर होता है? तो तिरुपति में होता है। डिफेंस स्पेस एजेंसी कहां पर है? तो बेंगलुरु में डिफेंस स्पेस एजेंसी। सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहां पर है? तो चंडीगढ़ में। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहां पर एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद है आपका IIST, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है। सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? तो माउंट आबू राजस्थान में। अब हम एक एक करके सारे इंडियन सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा सैटेलाइट, वो वर्ल्ड स्तरीय, विश्व स्तरीय सैटेलाइट पढ़ा। अब हम भारत के सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी हमको सारे सैटेलाइट्स नहीं पढ़ने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहला है आर्यभट्ट, कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है भारत का, ठीक है। किसमें लॉन्च किया गया? तो कॉस्मोस 3M नाम के लॉन्च व्हीकल, भाई एक व्हीकल मतलब एक रॉकेट में लॉन्च किया जाता है, उस रॉकेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम था कॉस्मोस 3M। ISRO built the Aryabhat satellite and launched it through the Soviet Union as a part of Soviet Union, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। भास्कर प्रथम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 1979 में, ठीक है। ओके, व्हीकल C1 इंटर कॉस्मोस, ठीक है। वाहन C1 इंटर कॉस्मोस के नाम से एक लॉन्च व्हीकल था, उसमें गया था ये। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था इंडिया का। फिर है भास्कर द्वितीय, ये कब लॉन्च किया गया था? 1981 में लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल में? व्हीकल C1 इंटर कॉस्मोस में, ठीक है। रोहिणी सीरीज 1B 1980 में लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट में? SLV-3 में। इट वॉज फर्स्ट सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च बाय इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने अपने रॉकेट में इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रॉकेट या लॉन्च व्हीकल का नाम था SLV, ठीक है। जैसे हम लोग GSLV अभी लॉन्च करते हैं, वैसे उस समय SLV नाम से रॉकेट लॉन्चर था। ये पहला इंडिया का अपना लॉन्चिंग था, 1980 में हमने लॉन्च किया था। एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसरो का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी एक्सपेरिमेंट और में लॉन्च किया गया था, अभी कमर्शियली नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है इनसेट सीरीज, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, अब ये एक्चुअल लेवल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन्होंने भेजा है। GSAT 7 कब लॉन्च हुआ? 2013 में, ठीक है। ये वायु सेना के लिए सैन्य संचार उपग्रह था, ये मिलिट्री के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ठीक है। फिर है IRS-1A इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1988 में लॉन्च किया गया। द फर्स्ट ऑफ द सीरीज इंडिजिनस ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट रिमोट, पहला हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था ये। नेक्स्ट है कार्टोसैट प्रथम 2005 में लॉन्च किया गया PSLV C6 नाम के रॉकेट व्हीकल से। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस, जो कि ऑर्बिट में रहते हुए इमेजेस भेज सकता है, ये पहला सैटेलाइट था हमारा। फिर है मैटसेट या फिर कल्पना प्रथम
2002 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? PSLV C4 के द्वारा। ये पहला मेट्रोलॉजिकल मतलब हमारे मौसम संबंधी उपग्रह था पहला। उसके बाद है माइक्रोसैट R, 24 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट सर्व एज टारगेट फॉर एंटी सैटेलाइट टेस्ट। अगर हमको कोई सैटेलाइट को ध्वस्त करना है किसी का, तो उसका टेस्ट पहली बार किया गया था इसके थ्रू। ठीक है। कार्टोसैट 3 2019 में लॉन्च किया गया। इट विल प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन इमेजेस फॉर रिमोट सेंसिंग विद अ ग्राउंड रिजोल्यूशन ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब आपने देखा होगा हर साल आपके मोबाइल का एडवांस वर्जन आ जाता है, उसमें कैमरा और अपडेटेड रहता है। तो वैसे ही ये जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, इसका कैमरा को काफी डेवलप करके भेजेगा कि हमें और क्लियर इमेज चाहिए। ठीक है। फिर है रीसेट प्रथम, 2012 में लॉन्च किया गया PSLV C19 के द्वारा। ये पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। रीसेट 2 भी 2019 में लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला सैटेलाइट विद एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब ये बच्चे काफी डीप चला गया है फिजिक्स में। आप लोग फिजिक्स में आपको जिज्ञासा में पढ़ाई होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार का कोई टेक्नोलॉजी लगा था। ठीक है। GSAT 29 2018 में लॉन्च किया गया। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT 30 2020 में लॉन्च किया गया। और GSAT 30 विल प्रोवाइड DTH टेलीविजन सर्विस। जो हम लोग घर में जो टीवी देखते हैं डायरेक्ट टू होम, ये इसी के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है GSAT 31। GSAT 31 कब लॉन्च किया गया? तो 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है। इट इज अ हाई थ्रूपुट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। जहां पर मैं जितना सर्कल कर रही हूँ सिर्फ उतना ही याद करना, इसमें बहुत सारे डेटाज है, सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। GSAT 11 2011 में लॉन्च किया गया था और इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सब अभी तक का सबसे वजनदार सैटेलाइट है, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है। ठीक है। GSAT 12 2011 में लॉन्च किया गया था PSLV C17 के द्वारा। ये इसका काम क्या था? तो बेसिकली टेलीमेडिसिन। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है अब ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। किसके द्वारा? GSAT 12 इसमें हेल्प करता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट है GSAT 3 जिसका नाम है EduSat, 2004 में लॉन्च किया गया था। ये पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है। आपने देखा होगा कोविड में हम सभी ने एजुकेशन कैसे प्राप्त किया? ऑनलाइन एजुकेशन। अभी भी आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करो। कोविड के पहले ऑनलाइन एजुकेशन का ज्यादा चलन नहीं था, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्पेशली एजुकेशनल सैटेलाइट है EduSat। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है GSAT 4 2010 में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट फेल टू रीच ऑर्बिट आफ्टर रॉकेट थर्ड स्टेज। ये फेल हो गया था। ठीक है। ये सैटेलाइट जो है नहीं पहुंच पाया था अपने जगह पर। फिर है हाईसीस। हाईसीस का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, 2018 में लॉन्च किया गया। ये पहला इनोवेटिव एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है। उसके बाद है सरल। सरल नाम का सैटेलाइट 2013 में लॉन्च किया गया था PSLV C20 के द्वारा। ये इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट टेक्नोलॉजी है, ज्वाइंट रिसर्च सैटेलाइट है ओशियन के स्टडी के लिए। ठीक है। ओशियनोग्राफिक मतलब ओशियन की स्टडी के लिए। उसके बाद है कलाम सैट, 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा। पहला स्टूडेंट सैटेलाइट है, स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया है इस सैटेलाइट को। कलाम सैट V2 2019 में लॉन्च किया गया। ये भी स्टूडेंट सैटेलाइट है। ठीक है। कितना किलो का है? मात्र 1.26 kg का। फिर है जुगनू, 2011 में लॉन्च किया गया। ये कैसा सैटेलाइट है? नैनो सैटेलाइट है। ठीक है। उसके बाद है भुवन, 2009 में लॉन्च किया गया। ये किसे स्टडी करने के लिए? तो जियो पोर्टल, भू पोर्टल, लैंड को स्टडी करने के लिए। ठीक है।
एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया गया, ये पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने जो पढ़ा है, हम जो लॉन्चिंग व्हीकल मतलब जो रॉकेट आप लोग बोलते हो उसको साइंस के भाषा में लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, जो लॉन्च करता है, इसी के अंदर में हम सैटेलाइट को बिठाते हैं, ठीक है। तो पहले SLV था, उसके बाद में ASLV आया, उसके बाद में PSLV आया, फिर GSLV Mark 2 आया, GSLV Mark 3 कि धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ज्यादा हैवियर सैटेलाइट को लेके जाने में सक्षम होते जा रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला था SLV, SLV का फुल फॉर्म क्या था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको कब यूज किया गया, 1980 में, किस सैटेलाइट को भेजने में, रोहिणी सैटेलाइट को भेजने में। ये पहला सैटेलाइट है जो कि इंडिया के पहला लॉन्चिंग व्हीकल है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया था। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। It was developed for a payload to be placed into a geospatial orbit। जो भी पेलोड जो हमारा हम भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट को, उसको बिठा के ले जाने में ये सक्षम है। नेक्स्ट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी इसरो के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तीसरा है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद है GSLV Mark 3। आपको सभी का नाम बस याद रखना है कि किसके बाद क्या आया था। अब यहाँ पर कौन कौन से स्पेस मिशन है इसरो के, चंद्रयान प्रथम 2003 में, चंद्रयान प्रथम जो है उसको अप्रूवल मिला था, किससे, तो भारत सरकार से। इंडियाज मैडन लूनर प्रोब चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च बाय इसरो 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, PSLV C11 नाम के लॉन्च व्हीकल से। कहां से, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। द प्रोब वेट, इसका टोटल वे कितना था, तो 1304 किलोग्राम, ठीक है, एट लॉन्च। और यहाँ पर लूनर ऑर्बिट में इसका वेट कितना था, 590 किलोग्राम। जी माधवन नायर उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो जी माधवन नायर इसरो के चेयरमैन थे। और इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा था, तो अन्ना दुराई वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 1 के टाइम पे। नेक्स्ट है मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। ये इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अचीव मार्स, इज दिस वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हम इंडिया के पहले कंट्री हैं, इतने कम रुपयों में, इतने कम बजट में हम मार्स तक पहुंच गए, ठीक है। मात्र कितना डॉलर लगा, 74 मिलियन लगा। उसके बाद ये पहला चीपेस्ट इंटरप्लेनेटरी मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का मिशन था ये, ठीक है, इसको इंटरप्लेनेटरी बोलते हैं। चीपेस्ट इंटरप्लेनेटरी, सबसे सस्ता इंटरप्लेनेटरी मिशन था। जितना पैसा चाइना ने, रशिया ने लगाया उससे कई गुना कम पैसे में हम मार्स पहुंच गए। मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा भेजा गया था, तो PSLV C25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया, 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, कहां से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। उस समय चेयरमैन कौन थे, तो के राधाकृष्णन थे। और उस समय प्रोग्राम डायरेक्टर कौन थे, तो अरुणन थे, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान द्वितीय मिशन, जो अभी हम लोग ने लॉन्च किया। चंद्रयान पहले के बाद चंद्रयान द्वितीय मिशन आया, और चंद्रयान द्वितीय लॉन्च कब लॉन्च किया गया, 2019 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, GSLV Mark 3 के द्वारा, ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि चंद्रमा में पानी है कि नहीं, लूनर वाटर है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। इस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, M वनीथा जी थी। और इस समय चेयरमैन कौन थे, के सिवन जी थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान मिशन में आपका जो है क्या क्या था, एक विक्रम लैंडर था जो कि वहां पर लैंड करता है, किसके नाम पे पड़ा, तो विक्रम जो है विक्रम साराभाई के नाम पे पड़ा था। और लूनर रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 इन ऑल द स्पेस मिशन नो कंट्रीज एवर अटेम्प्टेड टू लैंड ए स्पेसक्राफ्ट इन द पोलर रीजन। हम उस समय भी पोल वाले रीजन में लैंड करना चाहते थे, लेकिन हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द पॉइंट, ये आपको पता है तिरंगा पॉइंट लॉन्च हुआ है, तिरंगा पॉइंट जहां पर हमने लैंड किया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन। Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability in self-landing. It consists of lander and rover. It will be launched by, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कहां से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। लैंडर पेलोड, यहां पर भी लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम नाम है लैंडर का। ठीक है, रोवर का नाम क्या है यहाँ पर? तो रोवर का नाम यहाँ पर है प्रज्ञान। ठीक है, उसके अलावा इस मिशन का काम क्या है? तो इस मिशन का काम है कि वो जो है सेफ लैंडिंग करेगा और साइंटिफिक स्टडी करेगा मून को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस मिशन का मास, प्रोपल्सन मास कितना है? 2148 है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका लॉन्चिंग व्हीकल, किससे लॉन्च किया जा रहा है? LVM-3 से लॉन्च किया जा रहा है। ये मिशन लॉन्च कब हुआ? 2023 में। लैंड कब किया गया? 23 अगस्त 2023 को। लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति है। इस दिन को हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त के नाम से। टोटल कॉस्टिंग कितना आया था? 615 करोड़। ये आप लोग को सभी को पता है क्योंकि हम सभी ने अभी देखा था चंद्रयान 3 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ये भी लॉन्च हो चुका है, आप सभी को पता है किसके लिए है? तो सन को स्टडी करने के लिए। ये पहला स्पेस मिशन है जो कि सन को स्टडी करने के लिए। अब L1 क्यों बोला गया है? तो जिस पॉइंट पे हम भेज रहे हैं उसको बोलते हैं लैरेंज पॉइंट। L से लैरेंज पॉइंट नाम है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए स्पेसक्राफ्ट में आपको 7 पेलोड मिलेगा, मतलब डिफरेंट यंत्र है स्टडी करने के लिए। पहला है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ, जो कि कोरोना को, सबसे आउटर लेयर को स्टडी करेगा सन के। नेक्स्ट है स्यूट। स्यूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि इमेज लेने में मदद करेगा, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। ठीक है, इमेज लेने में मदद करेगा। तीसरा है सोलेक्स। सोलेक्स का फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे, ये जो है सॉफ्ट एक्सरे को स्टडी करने में मदद करेगा। फिर है हेलिकोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्सरे, ये हार्ड एक्सरे को स्टडी करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, ये सोलर विंड को स्टडी करने में मदद करेगा। फिर है पापा, इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये जो भी आयंस निकल रहे हैं सोलर से उसको स्टडी करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन, ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड सन के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसको स्टडी करने में मदद करेगा। ऐसे करके 7 पेलोड गए हैं। ठीक है, ये कहां से लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को सतीश धावन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? तो PSLV-C57। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, कौन लीड कर रहे थे? तो निगर साजी जी लीड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है इंडियन स्पेस हिस्ट्री। अभी तक हमने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है? तो सबसे पहला है 1962 इनको स्पार फॉर्म हुआ था, ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने। 1963 पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था हमारा, ये एक रिवीजन के तौर पे है बच्चे, ऑलरेडी सब कुछ बता रखी हूं मैं। 1965 स्पेस साइंस SSST जो है थुम्बा में स्टैब्लिश हुआ था। SSST का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। 1967 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेटअप हुआ अहमदाबाद में। 1968 में TERLS डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशन, हम यूनाइटेड नेशन के ऊपर समर्पित हो गए। ठीक है, हमने एक लिंक साइन किया।
1969 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है फॉर्म हुआ था 1969 में। 1975 हमारा पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। 1979 में हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च SLV-3 का हमने पहला लॉन्च किया था। 1980 रोहिणी सैटेलाइट पहली बार लॉन्च हुआ था आपका, ठीक है। 1982 इनसेट 1A लॉन्च हुआ था पहली बार। ये जितना भी प्रोजेक्ट है 1988, 2000, 2004, 2006 ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये सिर्फ आपको एक टेबल के रूप में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है उपग्रहों के प्रकार, टाइप ऑफ सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। अब बच्चे देखो, जो सैटेलाइट हम प्लेनेट की स्टडी के लिए, स्टार की स्टडी के लिए, हमारे खगोल विज्ञान आकाश गंगा की स्टडी के लिए भेजा जाता है उसको खगोलीय सैटेलाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है जैव उपग्रह, प्लेसेस एनिमल और प्लांट इन स्पेस टू कंडक्ट रिसर्च। अब हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते थे पहले स्पेस में, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए हम जो है हमारे जैसे जीव, जैसे हम पहले कुत्तों को भेजे, हमने पहले प्लांट्स को भेजा कि क्या वहां पर जीवन पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं बायो सैटेलाइट। उसके बाद था कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे आप और मैं बात कर पा रहे हैं, आप अपने दोस्त से बात कर पाते हो मोबाइल से, वो किसके जरिए, सैटेलाइट के जरिए, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आपने देखा होगा जब कोई भी अगर साइक्लोन आने वाला है तो हमें एक आध हफ्ते पहले से पता चल जाता है, अगर कोई भी मौसम में चेंजेस आने वाला है हमें एक आध हफ्ते पहले से पता चल जाता है, तो हम अर्थ को स्टडी करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट, फैसिलिटी टू ट्रेस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जीपीएस आप सभी यूज करते हो, कहीं भी जाना है जीपीएस ऑन करते हो, ठीक है, आप जो मैप ऑन कर लेते हो, तो ये नेविगेशन सैटेलाइट उसमें मदद करता है। नेक्स्ट है मिलिट्री सैटेलाइट। आप सभी को पता होगा कि जब लड़ाई होती है हम सभी को पता चल जाता है कहां पर बेस सेंटर है, कहां पर मिसाइल्स है, तो ये हम किससे यूज करते हैं, मिलिट्री सैटेलाइट इसमें मदद करता है। स्पेस स्टेशन, वहां पर एक ऐसा बंदोबस्त बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल घर बनाया जाता है, आप समझ जाओ, जहां पर साइंटिस्ट काफी दिन तक रह सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूड स्पेस सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट फेरी एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। मतलब क्रूड सैटेलाइट मतलब हम इंडियन, जो भी इंडियंस है या फिर ह्यूमन जो है सैटेलाइट में बैठ के, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल में बैठ के वो जाते हैं, वहां पर स्टडी करते हैं और फिर वापस आते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रूड स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट। रिकॉनेसेंस डिप्लॉयड फॉर स्पाइंग, सर्वेइंग, कंसल्टिंग एनिमी टेरिटरी ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई है, तब हम अपने अपोनेंट कंट्री का ट्रैक करने के लिए जो सैटेलाइट को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉनेसेंस। उसके बाद है मिनिएचर सैटेलाइट, जो सबसे कम भार का सैटेलाइट होता है, जैसे स्टूडेंट सैटेलाइट, उसको मिनिएचर सैटेलाइट, लघु उपग्रह बोलते हैं। टीथर सैटेलाइट, एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टीथर के द्वारा कनेक्ट होता है, जैसे वायर के फॉर्म में, आप समझ जाओ, ठीक है। वेदर फोरकास्ट के लिए सैटेलाइट यूज होता है, उसको वेदर सैटेलाइट बोलते हैं। अब ऑर्बिटल प्लाट, कौन से ऑर्बिट को ये फॉलो कर रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट, इट इज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस देन अदर ऑर्बिट, द एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस कुड बी बिटवीन 160 से 1000 किलोमीटर। अब देखो, मान लो ये हमारा अर्थ है, हमने यहां से क्या भेजा, सैटेलाइट भेजा इस पॉइंट से। अब ये जो सबसे नियरेस्ट लोकेशन है कितना किलोमीटर, तो ये 160 से 1000 किलोमीटर। अगर इतने क्षेत्र में हमारा सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ से बहुत कम दूरी पर और हमें रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। It is a particular kind of polar orbit satellite traveling over the polar region are synchronous with the sun. This means they are synchronized to always be in the same fixed position relative to the sun. जैसे sun fixed रहता है
और हमारा अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है। वैसे ही सन सिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब ये सैटेलाइट आपका घूमता नहीं रहता, ये अर्थ है, अर्थ की कोई एक लोकेशन में वो फिक्स्ड रहता है और स्टडी करते रहता है, इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट है जियो सिंक्रोनस। It is placed in the orbit with an orbit period matching the Earth rotation period. This satellite take 24 hours to complete one rotation around the Earth. अब जैसे देखो हमारा ये सन है और हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हमारा अर्थ अपने आप में भी ऐसे घूमते रहता है। अब इसको घूमने में कितना समय लगता है? 24 आवर। वैसे ही इस अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, अब इस सैटेलाइट को भी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24। मतलब जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे ही ऐसे ये घूमते जाता है, मतलब अर्थ के समान इसका स्पीड चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, अर्थ के समान। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग इलिप्टिकल मोलनिया ऑर्बिट सैटेलाइट। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट डिजाइन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, इट इज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट विद एन इंक्लिनेशन। अब देखो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर एलिप्टिकल फॉर्म में ऐसे इस फॉर्म में जो हमारा रोटेट करते रहता है एलिप्टिकल ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का नाम है एलिप्टिकल। इस शेप में अगर कोई भी रिवॉल्व कर रहा है इसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट सैटेलाइट। नेक्स्ट है अभी हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा क्या क्या लॉन्च किया गया, तो PSLV C51 अमेजोनिया 1 53rd नंबर का ये लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है PSLV C45। PSLV C45 ये कब लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर हमने 28 हम अब क्या करते हैं, जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उनसे पैसे लेके। तो हमने 28 कस्टमर सैटेलाइट, मतलब हमने 28 कंट्रीज से हमने उनके सैटेलाइट को लॉन्च किया, उनसे बदले में पैसे ले लिए, क्योंकि उन सभी के पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है या फिर उतने डेवलप फॉर्म में लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है। ठीक है, कब लॉन्च किया? 2019 अप्रैल को लॉन्च किया। नेक्स्ट है GSAT 29। GSAT 29 जो है सर्व एज अ टेस्ट बेड फॉर सेवरल न्यू टेक्नोलॉजी, हम न्यू टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट को भेजे हैं। GSAT 6A 2018 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर है PSLV C39, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसको मैसेज भेजने के लिए? फिशरमैन को अलर्ट मैसेज भेजने के लिए कि कब हाई टाइड आ रहा है, कब लो टाइड आ रहा है। IRNSS 11, यहाँ पर ये 9 सैटेलाइट है, किसके लिए? बेसिकली सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को भेजने, स्टडी करने के लिए। IRNSS 1G 7 नेविगेशन सैटेलाइट, ये बेसिकली नेविगेशन, आपने सुना होगा हम अभी जो GPS यूज करते हैं, हमारा अपना नेविगेशन आने वाला है। ठीक है, तो उसमें टोटल 7 सैटेलाइट का ग्रुप रहेगा, एक एक करके हम सारे सैटेलाइट भेजते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, ये भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। IRS P4 ओशियन को स्टडी करने के लिए हमने सैटेलाइट भेजा है। गगन, ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, यही हमारा गगन सिस्टम है जो कि हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम है। अभी जो हम यूज करते हैं वो दूसरों के सैटेलाइट को हम यूज कर रहे हैं मैपिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद है EOS-04 लॉन्चिंग व्हीकल, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेज अंडर ऑल वेदर कंडीशन, चाहे कोई भी वेदर रहे, अब हमें अच्छा इमेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, INS 2D लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इसरो विच इज प्रिकर्शन टू इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट, हमारा ये इंडिया और भूटान का जॉइंट सैटेलाइट है। EOS-02 दिस माइक्रोसैट सीरीज ऑफर्स, माइक्रोसैट मतलब स्मॉल सैटेलाइट है। ठीक है, आनंद का फुल फॉर्म क्या है? बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सेल विल लॉन्च इस 3rd हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, ये एक स्टार्टअप है जो अपना खुद का सैटेलाइट भेज रहा है स्टडी करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट है EO7 2023 को हमने लॉन्च किया है। इट इंक्लूड्स न्यू एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग NM वेव, ह्यूमिडिटी साउंडर एंड स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग। बेसिकली वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट है। इतना पूरा याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, ठीक है। NVS-01 it is the first of second generation satellite devices for the नाविक। नाविक के हमारा नेविगेशन के लिए सैटेलाइट भेजा गया है, ठीक है। अब इतने सारे सैटेलाइट क्यों भेजे जा रहे हैं आप लोग बोलोगे बच्चे, तो हम एडवांस वर्जन, जैसे अब इतना सारा मोबाइल फोन क्यों आ रहा है, आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, फिर भी क्यों मोबाइल फोन आ रहा है। इतने सारे आईफोन के एडवांस वर्जन क्यों आ रहे हैं, सैमसंग के एडवांस वर्जन क्यों आ रहे हैं, भाई हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट कर करके लॉन्च हो रहा है। वैसे ही हम इतने सैटेलाइट, हमारे पास वेदर सैटेलाइट्स है, हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, फिर भी हम जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो एडवांस वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, एक एडवांस फीचर उसमें है, ठीक है। अब देखो निसार नाम का एक सैटेलाइट बन रहा है, ये क्या प्रोजेक्ट है, तो ये नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है। निसार से एन से नासा और इसार से इसरो, ठीक है। तो नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है, किस चीज के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली 2024 को लॉन्च होगा, रिमोट सेंसिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद है गगनयान प्रथम। गगनयान प्रथम जो है ये कैसा सैटेलाइट है, इंडियन क्रूड सैटेलाइट है, मतलब हम इंसानों को भेजेंगे इसमें, ठीक है। इट्स इंटेंडेड टू बी द बेसिस ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। देखो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट है जिसमें हम 3 पीपल को भेजेंगे, ठीक है। An upgraded version would be equipped with readiness and docking capability, मतलब ये वापस आ सकते हैं, 2024 के बीच में ये लॉन्च होगा। शुक्रयान मिशन, शुक्र को स्टडी करने के लिए, वीनस को स्टडी करने के लिए 2024 में हम एक मिशन भेजने वाले हैं। मंगलयान, वापस से मंगलयान के लिए इंडिया विल सेंड स्पेसक्राफ्ट, हम मार्स के स्टडी करने के लिए वो मोर एडवांस फीचर के साथ हम सैटेलाइट भेजेंगे 2024 में, ठीक है। यहां पर तो जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर नंबर 15 का, वो आपका कंप्लीट होता है।